नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू कार्य तेज गति से चल रहा है और जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रुहेला एवं पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अपर्ण यदुवंशी मौके पर डटे हैं और वहीं पर उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू कार्य की प्रोग्रेस का भी फीडबैक लिया जा रहा है। एसपी उत्तरकाशी द्वारा बीती शाम मीडिया से बातचीत करते हुए बताया जा रहा है कि आज प्रांत में ही साइट पर ऑगर मशीन व 900 मिलीमीटर के पाइप डिलीवर हो गए हैं और वहीं पर टनल में ड्रिलिंग की कार्यवाही भी की जा रही है। कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और टेक्निकल एक्सपर्ट के अनुसार कल प्रांत या दिन तक सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सुरंग में रसद पानी व ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाइप की आपूर्ति की डिमांड हुई थी और उस जो रिक्वायर्ड पाइप था वो उपलब्ध करवा दिया गया है, स्टील पाइप। और अब उसको जो फ्रेमवर्क होता है जिस पे उसको रख के मशीन काम करेगी वो भी तैयार हो गया है। तो शीघ्र ही अभी अपडेट आएगा कि क्या प्रगति है इस कार्य में। तो उसके बाद जो एस्केप टनल बनेगी उसी से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। पर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में धीरेन्द्र प्रताप सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अभी तक जो अपडेट है वो सामने आ रहा है। धीरेन्द्र जी, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि कल तक जो है ये पूरा कार्य खत्म कर दिया जाएगा, तो अभी जो अपडेट है वो क्या कुछ आ रही है? बिल्कुल पल्लवी, आप देखिए कि जो सिलक्यारा टनल हादसा हुआ है जी और लगभग 48 घंटे होने को आ रहे हैं और अभी भी लगभग 50 घंटे का ऑपरेशन चलने की संभावना जो विशेषज्ञ जता रहे हैं। अगर मशीन वहां पे रात में ही पहुंचा दी गई थी, उसका प्लेटफॉर्म भी सुबह तक तैयार कर दिया गया था जी और उसके माध्यम से ड्रिल भी शुरू हुई। 900 mm व्यास की पाइप डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये ड्रिल शुरू हुई, मलबा बहुत तेजी से गिरने लगा और अंततः मशीन को बंद करना पड़ा। एक बार फिर से सुबह हमारे जो संवाददाता है वहाँ स्थानीय, उन्होंने ये बात बताई है कि ड्रिल दोबारा से ऑगर मशीन से शुरू की गई है और ह्यूम पाइप भी डालने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन ह्यूम पाइप 1 घंटे में 1 मीटर ही डाला जा हो रहा है और जो मलबा जो है लगभग 50 मीटर है। 50 मीटर के पार वो मजदूर फंसे हुए हैं जी। तो इस हिसाब से देखें तो जो विशेषज्ञ उनका कहना कि अगर मशीन इसी क्षमता के साथ काम करती रही तब भी कम से कम 50 घंटे अभी भी लग सकते हैं। दूसरी तरफ जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी तबीयत खराब होने की सूचना भी आ रही है। वहाँ जो डॉक्टर उपस्थित हैं घटनास्थल पे, उनको सुझाव दे रहे हैं क्योंकि उनको अंदर उल्टियां हो रही हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस तरह से जो संकट है उनके जान पे वो बढ़ता जा रहा है और जो उम्मीद है वो काफी कमजोर होती जा रही है। लेकिन प्रशासन लगातार वहाँ लगा हुआ, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। पल्लवी, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि 50 घंटे के बाद क्या सुरक्षित और मजदूर निकल पाएंगे और क्या 50 घंटे में इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि जो 50 मीटर का मलबा है, हार्ड मलबा है, कंक्रीट का मलबा है और वो मशीनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उस समय ये कहा गया था कि रिपोर्ट्स को सबमिट किया जाए जिसमें कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये जो सुरंग का हिस्सा है ये किस तरीके से गिरा, तो क्या उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक आई है? बिल्कुल पल्लवी, आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस दुर्घटना के 12 घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कंस्ट्रक्शन के जो विशेषज्ञ हैं राज्य के, जो राज्य के बड़े केंद्रीय और राज्य के संस्थान हैं, ऐसे 6 लोगों की एक समिति बनाई है जो इस बात की जांच पड़ताल भी कर रहे हैं कि ये दुर्घटना क्यों हुई, ये हादसा क्यों हुआ, क्या जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके मानकों से कोई समझौता किया गया या यह एक आकस्मिक दुर्घटना है। इन सब चीजों का, तथ्यों का खुलासा जांच के बाद होगा। लेकिन अभी जो एजेंसीज लगी हुई है, वो चाहे बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग हो, सबका जो एक ही लक्ष्य, किसी तरह उन 40 की 40 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर लाया जा सके। उसके बाद ये जांच पड़ताल का काम आगे बढ़ेगा और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे, मुख्यमंत्री ये दावा कर चुके हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह, और वहीं पर जिस तरीके से इन्होंने पूरी जानकारी दी कि 50 घंटे और लग सकते हैं इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद ही ये जो समय है ये बताया गया है। किच्छा के ग्राम कनकपुर गोपाल नगर कॉलोनी के साथ बहने वाले नाले में हो रही कटान से प्रभावित क्षेत्र का पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उप जिलाधिकारी को ये तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। और बताते चलें कि बीते दिनों आई आपदा में लालपुर नगला मार्ग से गोपाल नगर कॉलोनी को जाने वाले संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बीती बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही किनारों पर बने काली मंदिर का भी एक कोना कटान की जद में आने की आशंका से गोपाल नगर वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का घेराव कर पक्की पिचिंग कराने की बात की थी, और जिस पर कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और जिलाधिकारी गिरीश त्रिपाठी के साथ उक्त कटान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि देवीय आपदा मद से उक्त मार्ग एवं मंदिर के साथ ही पक्की पिचिंग एवं आबादी के साथ बहने वाले नाले की तली झाड़ कार्य के लिए तत्काल कार्यवाही करे। इस वर्ष भी हमारे गोपाल नगर में हमारे सभी भाइयों और बहनों ने मिलकर माँ काली की पूजा का ये उत्सव रखा है। और अब की जब मैं आया तो बताया गया कि जो मंदिर है अपना, उसके पीछे जो नदी बह रही है उससे कटाव हो रहा है और मंदिर को खतरा है। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं इसमें एसडीएम को लेके आऊँगा, और आज मैंने एसडीएम को यहाँ अनुरोध किया था कि वो आएँ और तहसीलदार साहब भी आएँ, और उन लोगों ने मौके का निरीक्षण किया है और इसको आपदा में रख करके तत्काल इस मंदिर को बचाने के लिए जो पिचिंग है, जो बोल्डर है, चाहे जैसे भी करेंगे इसका कोई निर्माण करेंगे, इसको कटाव से बचाया जाएगा, ताकि ये जो मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, माँ दुर्गा और काली की पूजा हमेशा यहाँ होती है, और ये हमारे जो बंगाली समाज के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनका एक विशेष मंदिर है। तो निश्चित रूप से ये मंदिर बना रहे, बचा रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको बचाने का हर संभव प्रयास होगा। देखिए, आपदा से यहाँ पे कुछ नाले में मंदिर के पास कटान हो रहा था। आज मंदिर में कार्यक्रम भी था, उस पे क्रम में हमने देखा जो है जो कटान है उसके संदर्भ में जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसमें करेंगे, क्योंकि मंदिर को इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित तौर से वहाँ पर समुचित कार्रवाई करेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बीते दिन अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, और इस दौरान धाम में सैकड़ों तीर्थयात्री मौजूद रहे। कपाट बंदी के अवसर पर सिलकियारा सुरंग में फंसे लोगों की कुशलता और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे अभियान की सफलता की कामना भी की गई है। और धार्मिक परंपरा अनुसार अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में 11:45 पर बंद किए गए। और इस अवसर पर श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष रावल हरीश सेमवाल और सचिव सुरेश सेमवाल सहित सभी 5 थोकों के तीर्थ पुरोहित भी वहां पर उपस्थित थे। और कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान करवाया गया। और वहीं पर भैरव घाटी स्थित देवी मंदिर में रात्रि निवास के बाद गंगा जी की उत्सव डोली बुधवार को मुखबा गांव में पहुंचेगी। जय गंगा मैया। आज ठीक 11:45 पर माँ भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, और अब इसके बाद माँ गंगा के जो दर्शन हैं वो शीतकालीन मठ मुखबा में होंगे। आज रात्रि को माँ गंगा जी भगवती के मंदिर में, मारकंडे के पास भगवती का मंदिर है, वहाँ पर निवास करेगी। ठीक 11:45 में भगवती गंगे के कपाट बंद होकर के माँ गंगा जी यहाँ से प्रस्थान करेगी। थोड़ी देर बैरम घाटी में विश्राम करेगी, और उसके बाद माँ गंगा जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखबा में होंगे। और अगले वर्ष अखात तीज को माँ गंगा जी के कपाट पुनः खुलेंगे, और तब यहाँ पर सभी भक्तों को माँ गंगा जी के भोगमूर्ति के दर्शन सुलभ हो पाएंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल गया है। संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार इसको जल्द ही विशेष स्तर पर बुलाकर टेबल करेगी।
इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि यूसीसी को लेकर सरकार जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट के भीतर क्या कुछ है ये साफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए और पीसीसी चीफ ने आगे कहा है कि ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा सुझाव लिए गए हैं, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा जिससे कि कमेटी ने बात की हो। उन्होंने कहा कि जब मुख्य विपक्षी कांग्रेस को बुलाया गया तो उन्होंने कुछ पॉइंट नोट करके भेजे थे, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। चूंकि बिना पढ़े ही हुए केवल सरकार की ही बात नहीं सुनी जा सकती है, बल्कि सुझाव भी देने होते हैं। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि सरकार जल्दीबाजी में है। यूसीसी को लेकर कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ड्राफ्ट में गया अभी यही पता नहीं, डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। सरकार लाख से ज्यादा संख्या बता रही है कि यूसीसी में लोगों से चर्चा हुई, लेकिन मैं लगातार कुमाऊं और गढ़वाल के भ्रमण में हूं, मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इनकी कमेटी ने बात की। हम लोगों को बुलाया गया था, मैंने ऑब्जेक्शन के 2 लेटर्स लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि आप क्या क्या आपको फीडबैक मिला है, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब आज तक भी नहीं आया, इसलिए हम मीटिंग में नहीं गए, क्योंकि बिना स्टडी के ये खाली सरकार की बात सुनने के लिए हमको मीटिंग्स में नहीं जाना होता है, सुझाव देने होते हैं, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है और अंदर क्या है ये पता नहीं। दूसरा, जितनी कमेटी है, चाहे थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, भोटिया जनजाति हैं या आदिवासी हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं। ये कानून में भी है कि जो कम्युनिटी किसी भी कानून को बनाने में इफेक्ट होगी, अगर उसके लिए कोई सर्वे या कोई कमेटी बन रही तो उसमें उस कम्युनिटी का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि उनके सुझाव उसमें सम्मिलित किए जा सके। हमारी चिंता संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं इन सारी जनजातियों को या ओबीसी को, वो इसलिए देंगे कि उनका हाई कल्चर को, उनका जो कल्चरल रिचनेस है या और चीजें, उनको हम संरक्षित कर सकें, भारत की जो विविधता है उसको जीवित रख सकें, उसको जीवंत रख सकें। लेकिन ये भी पता नहीं है कि ये जो यूसीसी है उसको लोगों के, आम आदमी के दिमाग में आ रहा है कि हिंदू मुसलमानों का वाला मामला है, लेकिन हकीकत में है इसमें थारू, बुक्सा, जनजाति, हमारे भोटिया, इसमें जो हमारे जौनसार के लोग हैं, वो सारे लोग इफेक्ट होने, उनको दिए जाने वाले जो विशेष अधिकार हैं उनमें कितना फर्क इसका पड़ेगा ये हमारी जानकारी में नहीं है, और यही हमारे चिंता के विषय है। हरिद्वार द्वारा गोवंश की तस्करी व गोकशी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है। आपको ये बता दें कि थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा को बीती रोज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गैर राज्य से गोवंशी पशुओं की तस्करी की जा रही है, और वहीं पर पुलिस टीम द्वारा बीरपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया व देर रात्रि से गैर राज्य से 2 छोटे हाथियों में क्रूरतापूर्वक बिना अनुमति परिवहन कर लिया जा रहा था और 5 जिंदा गोवंशी पशुओं को कब्जे में लिया गया है। साथ ही साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में हुई डकैती मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने करीब 1 सप्ताह बाद भी रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के मामले के आरोपियों को गिरफ्तार न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। नाराज कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून प्रत्युष सिंह को भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य की बदहाल कानून में सुधार की मांग की है। वहीं पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने बदहाल कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कानून व्यवस्था है बिगड़ चुकी है। रोज दिन दिहाड़े कोई ना कोई घटनाएं घट रही हैं, कहीं लूट हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं महिलाओं पे शोषण हो रहा है, कहीं डकैतियां हो रही हैं और सरकार मौन बैठी हुई है। सरकार की आंखों से पट्टी के हटाने के लिए हम लोग आज गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हैं कि ये देखें कि क्या हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ शिकंजा इनको कसना चाहिए, लेकिन वो ये लोग नाकामयाब साबित हो रहे हैं। दिन ब दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इसके लिए 5 दिन हो चुके हैं। राजधानी देहरादून में जो 23
क्या कहते हैं, अब 9 तारीख को स्थापना दिवस वाले दिन डकैती हुई थी, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, कहीं डकैतियां हुई हैं, कहीं लूट हुई हैं, वो मामले भी वैसे के वैसे हैं। हमारी मांग है, आज हम लोग राष्ट्रपति ये राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं आज जिलाधिकारी के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन सारी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इन पर सख्त से सख्त शिकंजा कसें। गौ पूजा पर्व पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष की ओर से गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधि विधान के साथ गौ की पूजा की गई। वहीं पर गौ पूजा के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के संगठन मंत्री आदित्य कोठारी, कैंट विधायक सविता कपूर, पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र पुंडीर ने कहा है कि ये पर्व सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है और साथ ही गोवंश किसान परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाली नौजवान पीढ़ी को भी अपनी परंपरा से जोड़ने और गोवंश का महत्व बताने के लिए ये कार्यक्रम बेहद तौर पर बहुत ही जरूरी है। आप सबको आज गोवर्धन पर्व के पावन पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अपने जो संस्कृति है, जो अपने संस्कार हैं, जो हमारे तीज त्योहार है, जो दीपोत्सव पे 5 पर्व होते हैं हमारे, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज। आज हम गौ पर्व सब लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले आज अपने कमलेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम होता था। आज कांवली गांव में अपने निवास पे कार्यक्रम करने का आयोजन का सौभाग्य हमें मिला। मैं सर्वप्रथम तो महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी, क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर जी, अपने संगठन के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदित्य कोठारी जी, कैलाश पंत जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ से देवतुल्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्षेत्रवासी और आप सब पत्रकार बंधुओं का आज इस गौ पूजन पर स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और अपना यही है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो नौनिहाल हैं, वो अपना जो किसान परिवार है उसका एक अभिन्न अंग होता है गौवंश। तो हम उनकी पूजा करें, जैसे हमारा जीवन है ऐसा ही उनका जीवन है। और हमारी जो नई पीढ़ी है, जो आने वाले समय में अपने क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के कर्णधार हैं, उन तक ये संस्कृति और संस्कार जाए। इसी निमित्त इस कार्यक्रम को आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर थोड़ा वृहद रूप में किया। इसके लिए आप सभी का सहयोग मिला, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जहां एक और सरकार पर्यावरण को बचाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपको ये बता दें कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाने की बात कही जाती है और हर साल हरेला पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें कि नेताओं से लेकर विभागीय अधिकारी भी प्रतिभाग करते हैं। लेकिन इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में लकड़ी माफिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर लकड़ी माफिया हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों पर आरी चला देते हैं, जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। ये अपने आप में पता नहीं चोरी से काटे हुए पेड़ हैं, जिनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और मुझे जो है 40 पेड़ मिले। मैं 40 पेड़ों की वो जो है FIR दर्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से पहले भी यहाँ पर बगीचा काटा गया था, जिसमें परमिशन दी गई थी आपके विभाग के द्वारा कुछ, उस समय भी आपके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, क्या कार्रवाई? वो FIR पहले की भी दर्ज करेंगे। कितने पेड़ों की थी? 30। अच्छा, 30 पेड़ पहले चोरी कर लिए परमिशन के आड़ में, अब बिना परमिशन के रातों रात पूरा बगीचा कट गया। क्या विभाग गहरी न्यूज आया था? नहीं, जो हमें तो आज सूचना मिली, हमें तो अभी पता चला, हमने आज वो कर दिया बस। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि आज से कम 60 से 70 पेड़ थे, लेकिन आप 40 बता रहे हैं। क्या हमने मौके पे फोटो, जियो टैगिंग फोटो है, उसके आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते, जो मिले हमें मौके पर। क्या कचरा कतरनी में नहीं देखा जाता है कि क्या कितने पेड़ है? क्या जिस वक्त आपके द्वारा 25 पेड़ों की परमिशन दी थी, उस वक्त क्या गिना नहीं गया था बगीचा कितना? गिना था हमने। कितने पेड़ थे उस वक्त? उस टाइम जो है कुल 65 पेड़ थे। 65 पेड़, अभी जो है 40 पेड़ कटे हैं, 25 पेड़ वहाँ मौजूद थे। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते सफापुर गांव निवासी आबिद पुत्र अशरफ नाम के एक वारंटी को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से गिरफ्तार कर लिया है।
आबिद काफी समय से फरार चल रहा था और जिसके बाद से आबिद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की सूचना मिली थी कि आबिद बहराइच में गुड़ की चिर्ख में कार्य कर रहा है और जिसके बाद से पुलिस बहराइच पहुंची और गुड़ की चरखी से आबिद को गिरफ्तार किया। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।